बात की थी, एक बार रिवीजन कर देते हैं फटाफट से। कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, सेक्शन 44AA, ठीक है, ये हमने करना था रूल 6F। तो सबसे पहले उसने दो कैटेगरी में पर्सन्स को डिवाइड किया था। कौन से थे पहले? पर्सन्स हैविंग स्पेसिफाइड प्रोफेशन, ठीक है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन सा है वो नीचे भी दिए हुए हैं, है ना। लीगल प्रोफेशन हो गया, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर प्रोफेशन हो गया, ठीक है, अकाउंटेंसी की होगी, ठीक है, जैसे CA CSCMA वगैरह, ये सारे क्लियर है। इनके लिए क्या बोला था, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। द पर्सन having a specified profession have to maintain any books of account as may enable the assessing officer to compute his total income. However, they have to maintain prescribed book of accounts if gross receipt exceeds 1,50,000 in all the 3 years immediately preceding the previous year, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इनको बुक्स तो मेंटेन करनी ही करनी है, जिससे कि असेसिंग ऑफिसर क्या कर सके, इनकी इनकम को कंप्यूट कर सके, ठीक है। अगर उनकी पिछले 3 सालों में और तीनों के तीनों सालों में जो है ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, ग्रॉस रिसिप्ट कितने 1.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। अगर ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख से ज्यादा है तो उन्हें क्या करने पड़ेंगे, फिर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसा बताया गया वैसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेंगे, नहीं तो एनी बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगे कि भाई इससे उससे असेसिंग ऑफिसर जो है उनकी इनकम कंप्यूट कर सके। इतना तो कल भी हमने कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसी में एक नीचे एक टॉपिक था, प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें हमने कहा था सपोज पिछला साल अभी कौन सा गया है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर गया है। असेसमेंट ईयर कौन सा है इसके लिए, 24-25। तो यहां से जहां पे असेसमेंट ईयर हमारा खत्म होता है वहां से उसको कितना रखना पड़ेगा, 6 ईयर्स, 6 साल तक उसको संभाल के रखनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब देखो इसको समझ लो, 23-24 का जो डेटा है, 23-24 का आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे, 23-24 की आपकी जो इनकम होगी वो आपने कब भरी होगी, रिटर्न फाइल कब की होगी, 24-25 में आके की होगी असेसमेंट ईयर, अगले साल ही फाइल करते हैं। तो जहां पर ये असेसमेंट खत्म हो जाएगा उसके 6 साल तक आपको क्या करनी पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी संभाल के रखनी पड़ेंगे। 6 साल में कभी भी वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ में आना आकाश? ऐसा नहीं कि भाई हमने रिटर्न फाइल की उसके 2 महीने बाद पूछ रहे हैं बताओ जी जरा लाओ, बताओ हमें कैसे किया, तुम कह रहे हो जी बात खत्म, रात गई बात गई, हमने इनकम दिखाई, टैक्स भरा, बात खत्म। उस दिन क्यों नहीं बोला, है ना, अगले दिन बोलते, हफ्ते में बोलते, 10 दिन में बोलते। तो ऐसा नहीं है, वो असेसमेंट खत्म होने के 6 साल तक कभी भी आपको बोल सकते हैं लाओ जी, आपको अपना झोला कमोला बैग और अपना जेब टाइट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अकाउंट तो संभाल के रखने पड़ेंगे। हाँ, बताया ना, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार रखने पड़ेंगे, बैग तैयार रखना पड़ेगा, जेब तैयार रखनी पड़ेगी, सब कुछ, तब जाके काम बनेगा। वैसे तो रखनी तब भी पड़ेगी ठीक है, पर फिर भी भाई कुछ गलती की होगी तभी तुमसे कुछ पूछ रहे होंगे तो तुम्हें पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ेगी, उसी के लिए कह रहा हूँ, जेब भारी रखनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि कोई गलत काम के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक ही हो गया। अब दूसरे पर्सन थे, कौन से पर्सन थे दूसरे, कह रहे भाई जिनका क्या है, नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, जो स्पेसिफाइड नहीं है, उसके अलावा कोई बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है तो उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन करना है, क्या करना है, वो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको।
कल हमने पढ़ा भी था और बाद में हमने देखा था कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट भी आई थी ना। तो पहले देखते हैं, सच पर्संस आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स इन जनरल। कह रहे जी ऐसे इंसानों को इन जनरल कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने हैं। इन जनरल जो स्पेसिफाइड नहीं है, जो हमने स्पेसिफाइड पढ़े ऊपर उनके लिए तो कंडीशन पढ़ ली हमने, पर जो स्पेसिफाइड नहीं है उनको इन जनरल कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है। पर अगर उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड 1,20,000 रुपीज और their total sales turnover or gross receipt as the case may be in business or profession exceed 10 lakh in any one of the 3 years immediately preceding the previous year, they will be required to maintain any books of accounts। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है वो, any books of account। देखो क्या कह रहा है, अगर आपकी इनकम कितनी हो गई है 1,20,000 या और आपकी टर्नओवर कितनी हो गई है, कितनी हो गई है 10 लाख, तो आपको एनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। फिर आपको वो पूछ सकते हैं जी बताओ कैसे आपने 1,20,000 निकाला है, कैसे आप कह रहे हो कि मेरी इनकम इतनी ही है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो गई है तुम्हारी टर्नओवर तो आपको एनी बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करनी ही करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, अब इसमें नीचे कोई नई चीज है, इसमें कोई चीज है, इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप इन एनी प्रीवियस ईयर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन accounts will arise if the income is likely to exceed 1,20,000 or total sales or gross receipt as the case may be, and the business of provision are likely to exceed 10 lakh during such previous year। अगर कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है और आपको लग रहा है कि देखो जी हमारी इनकम इससे ज्यादा हो जाएगी, टर्नओवर इससे ज्यादा हो जाएगी, तो आपको उसी साल में बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगे। अच्छा, अब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो है थोड़ी सी लिमिट चेंज हो गई है, थोड़ी सी लिमिट इसमें बढ़ गई है। अगर इंडिविजुअल है एचयूएफ है तो जो 1,20,000 वाली लिमिट है वो बन जाती है 2.5 लाख रुपए की। कितने की बन जाती है, 2.5 लाख रुपए की। और जो 10 लाख वाली लिमिट है वो बन जाती है 25 लाख की। कितने की बन जाती है, 25 लाख की। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1,20,000 वाली लिमिट 2.5 लाख की बन जाएगी और 10 लाख वाली लिमिट 25 लाख की बन जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ भाई राणा, पक्का? इधर आ, राणा की शक्ल दिखाते हैं सबको। एक डॉक्टर है, उसे कब अपनी बुक्स मेंटेन करनी? तो अगर उसकी जो है इनकम जो है वो पूरे साल की 1.5 लाख से ऊपर है तो अच्छा, तो एक ही साल में देखनी है कि पिछले 3 सालों में देखनी है? पिछले 3 साल में तो पिछले 3 सालों में देखनी है। अच्छा, और अगर प्रोफेशन जो है, सपोज वो डॉक्टर इसी साल खुला है और उसकी इस साल 1.5 लाख हो गई, तो उसका खाली इसी साल का उसका खाली इसी साल का देखना। अब ये बताओ कि चल तुम जाओ, तुमने बहुत बता दिया, अब आकाश जी बताएंगे। इधर आएंगे पहले, आ जाओ, बॉडी भी दिखा लो अपनी, कोई दिक्कत नहीं है ना। इतनी मस्त बॉडी बना के बैठे हो भाई साहब, तो अब ये बताओ, डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, एक आम आदमी कोई प्रोफेशन लेके बैठा है या कोई बिजनेस लेके बैठा है, तो उसे कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं? अगर उसकी इनकम इंडिविजुअल है उसकी इनकम होनी चाहिए 2,50,000, हाँ तो उसकी टर्नओवर होनी चाहिए 25 लाख। हाँ, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1,20 वाली लिमिट हमारी कितने की बन जाती है, 2.5 की, और टर्नओवर जो 10 लाख की वो कितने की बन जाती है, 25 लाख। वेरी गुड, इसका मतलब समझ आ गया, इसका मतलब तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अगली बार तुमसे पूछें। ठीक है, अभी तो हमने 2 ही टॉपिक पढ़े, 2 ही तुम्हारे समझ आ गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। वैसे अगला क्वेश्चन भी है पर इसमें 3 चीजें एक साथ आ रही है।
44 AD, 44 ADA, 44 AE. Persons whose business income is to be computed on presumptive basis under section 44 AD, 44 ADA, 44 AE. ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसके साथ हमें और नई चीजें भी पढ़नी पड़ेंगे, तब जाके ये पार्ट हमारा थोड़ा क्लियर होगा. If income of any person is to be computed under section 44 AD, 44 ADA, 44 AE on presumptive basis, but such person has rejected presumptive income and his income is exceeding the maximum amount which is exempt from income tax, in such cases such person shall be required to maintain any books of account. Also audit is required as per section 44 AB. देखो ये क्या कह रहा है, इफ मिस्टर एक्स हैज टर्नओवर of his business 20 lakh but has rejected presumptive income, books of accounts, books audit not required. But if turnover is 50 lakh and person has rejected presumptive income, books as well as audit is required. ठीक है, देखो अब presumptive income क्या होती है, पहले एक काम करते हैं, नीचे वाला पार्ट पढ़ते हैं, फिर मैं ऊपर वाला पार्ट पढ़ाता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें प्रेजेंटिव इनकम वगैरह है, वो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये कहना क्या चाह रहा है. तो उसके नीचे ही है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कंपल्सरी टैक्स ऑडिट. क्या कहता है 44 AB, सेक्शन 44 AB. ऊपर भी आ रहा था 44 AB का रेफरेंस, तो पहले इसको समझ लेते हैं. ऑडिट of accounts of certain person carrying on business or profession, section 44 AB. The following person have to get their accounts audited. पहला कहता है every person carrying on business, if his total sales turnover or gross receipt in business exceed 100 lakhs during the year. Every person carrying on profession, if gross receipt in business in profession exceed 50 lakh during the previous year. If income of any person is to be computed under section 44 AD, 44 ADA, 44 AE on presumptive basis, but such person has rejected presumptive income, in such cases such person shall be required to get the accounts audited. पहले इतना पढ़ते हैं, उसके बाद जो नीचे बोल्ड लाइन में लिखा है उसका मतलब समझाता हूं आपको. ठीक है, अभी तो ऊपर क्या कह रहा है, देखो कौन कौन अपना ऑडिट करवाएगा, किस किस के लिए ऑडिट कंपलसरी है, किस किस के लिए ऑडिट कंपलसरी है. 44 AB वो कह रहा है जी देखो, अगर आपका बिजनेस है, आपका क्या है बिजनेस है, इन सेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना. ठीक है, यहाँ पर समझ नहीं आया दोबारा बात करेंगे, पर ये समझना बहुत जरूरी है. वो कह रहा है जी देखो, अगर आपकी टर्नओवर 1 CR से ज्यादा हो जाती है, 1 CR से ज्यादा हो जाती है, साल की 1 करोड़ से ज्यादा हो गई आपकी, ठीक है, तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है. दूसरा, अगर आपका कोई प्रोफेशन है, ठीक है, और आपकी टर्नओवर जो है, ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 50 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है. ठीक है, वो कह रहा है जी, तीसरा ये कह रहा है कि अगर आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे ITR फाइल करनी थी, आप कर सकते थे, और आपने इस वाले ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया है, तो भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन अभी छोड़ दो. ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं आपको अभी कराऊंगा, ऊपर भी इसी पोर्शन की कुछ बात हो रही थी, ये वाला पोर्शन छोड़ो, पहले ये दो देखो, वो ठीक है. ठीक है, वो कह रहे जी देखो, अगर आपका बिजनेस है, आपकी टर्नओवर है 1 करोड़ से ज्यादा, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. आपका प्रोफेशन है, आपके 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा. ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई. अब इसमें वो नई चीज कह रहा है कि बिजनेस वाले के लिए हम एक काम कर सकते हैं भाई साहब, बिजनेस वालों को एक काम करना है, बिजनेस वालों को
एक काम करना है कि हमने क्या बोला था बिजनेस वाले को, बिजनेस वाले के लिए हमने क्या बोला था कि आपकी टर्नओवर कितनी, 1 करोड़। इस 1 करोड़ को हम 10 करोड़ कर देंगे। देखिए ना कितने पैसे चाहिए, 10 करोड़। कौन सी मूवी, धमाल। वो बच्चा जो रो रहा होता है, 1 करोड़ तू ले लियो, 2 ले लियो, 3 ले लियो, कितने चाहिए, 10 करोड़। तो यहाँ भी 10 करोड़ कर दिया, यहाँ भी कितना कर दिया, 10 करोड़ कर दिया कि 1-2 से काम नहीं चलेगा, तुम सीधा 10 करोड़ ले लो। अगर 10 करोड़ तक तुम्हारी टर्नओवर है तो भैया तुम्हें ऑडिट नहीं करवाना, बट कंडीशन है तुमने भैया, तुम्हारी रिसिप्ट होंगी, मतलब किसी भी टाइप की रिसिप्ट, तुमने पेमेंट भी की होंगे, तुमने पेमेंट्स भी की होंगी। भाई बिजनेस चला रहे हो, रिसिप्ट, पैसा आया भी होगा, पैसा गया भी होगा, होगा ना आकाश, है कि नहीं है। तो देखो तुमने टोटल जो तुम्हारी रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट है, इसमें से देखो जो आपने कैश में की होंगी, ठीक है, और कैश में किस किस को इंक्लूड किया वो भी देखेंगे अभी। जो कैश में की होंगी वो टोटल रिसिप्ट के 5% से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने 100 रुपए जो है टोटल पेमेंट की है, 100 रुपए टोटल पेमेंट की है, और 4 रुपए कैश में किए तो चलेगा। 5% से कम कम रखना है आपको, ठीक है, मैक्सिमम 5% तक रख सकते हो, 5 रुपए भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। पेमेंट भी देखनी है, रिसिप्ट भी और पेमेंट भी। टर्नओवर का सॉरी टोटल जो आपकी पेमेंट होंगी उसका 5% से ज्यादा आपको कैश में नहीं करना है। सपोज आपने 1 करोड़ की पेमेंट की है पूरे साल में, कितने की, 1 करोड़ की, तो 5 लाख से ज्यादा आपकी कैश में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 6 लाख रुपए कैश में कर दिया तो भैया काम खराब हो गया, फिर आप ये 10 करोड़ वाला आपके लिए नहीं है, आप कहां जाओगे, फिर 1 करोड़ वाले में ही जाओगे। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया, क्लियर हुआ, इतना समझ आ गया कि, पर ये किसके लिए, खाली बिजनेस के लिए, ना कि प्रोफेशन के लिए, ये प्रोफेशन के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है बिजनेस के लिए है। प्रोफेशन का मतलब जो सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस मतलब जो सामान वगैरह बेच रहा है, ठीक है, जैसे हम दे रहे हैं ना, हम सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोफेशन है। नीचे दुकान में कपड़े बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, समझ गए, वो क्या है, बिजनेस है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ आ गया, ये समझ आ गया, ये ऑडिट वाला जो है इसको ऑडिट कंपलसरी है। एक पॉइंट नहीं कराया प्रेजेंटिव इनकम वाला, उसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट जो बताया आपको, एक मैंने 50 लाख वाला बताया, एक करोड़ वाला बताया। 1 करोड़ को 10 करोड़ कर सकते हैं कब, जब आपकी रिसिप्ट और पेमेंट जो आपने की है वो टोटल रिसिप्ट का 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए, और पेमेंट्स का भी 5% से ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। इतना समझ आ गया। एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ो और क्लियर हो जाएगा। Every person carrying on business, if his total sales turnover or gross receipt in business exceeds 1,000 lakh during the previous year, provided that in case of a person whose aggregate of all amounts received, including amounts received for sale, turnover or gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5% of this said amount, और सेम पेमेंट के लिए भी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। टोटल आपने ध्यान रखना है कि भाई हम क्या करेंगे, पेमेंट हो चाहे रिसिप्ट हो, ज्यादा हम बैंक में ही करेंगे, ठीक है, हाँ कैश हम करेंगे ही नहीं, सामान 10 करोड़ तक हम ऑडिट नहीं भी करवाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो 2 नंबर का पैसा भाई, अगर आपका सारा पैसा बैंक में आएगा तो आप छुपा नहीं सकते ना उसको, तो आपको दिखानी पड़ेगी भाई, तो नोट दिखानी पड़ेगी, इनकम चाहे जितने मर्जी दिखाओ पर दिखानी तो पड़ेगी। अब कैश में क्या हुआ, तुमने भैया मेरे से सामान लिया 10 लाख रुपए का, कैश दे दिया, ना तुमने कहीं दिखाया ना मैंने कहीं दिखाया, बात करना, बैंक में तो कुछ नहीं कर सकते, समझ गए, है ना, यहां तक हो गए। अच्छा इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट for the purpose of this clause, the payment or receipt, as the case may be, by a check drawn on bank or by a bank draft, which is not account payee, shall be deemed to be the payment or receipt as the case may be in cash. मैंने कहा था bearer check, उसे क्या मानेंगे, कैश मानेंगे, समझ गए।
मैंने चेक दे दिया, कोई भी जाके निकाल रहा है, उसे हम क्या मानेंगे? पेमेंट इन कैश। वो अकाउंट पे ही होना चाहिए, अकाउंट में ही डलेगा तो भी वो बैंक से माना जाएगा। समझ गए? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। वो मैं करा रहा हूँ अभी, तो मैंने जानबूझ के छुड़वाया नहीं ऊपर अभी। टेंशन काहे लेते हो? इसके नीचे देखो ना, अगला क्वेश्चन उसी का नहीं है? अगला क्वेश्चन उसी का है, इसी पेज पे इसलिए मैंने उसको बोला रुको अभी, है ना? समझ गए? वो करेंगे, रुको जरा, सबर करो, ठीक है? तो एक एक करके पॉइंट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हें जल्दी ना मुझे जल्दी, है ना? तो यहाँ तक पहले क्लियर हुआ, 10 लाख 10 करोड़ तक क्लियर हो गया, 1 करोड़ 10 करोड़ वाला क्लियर हो गया, है ना? है राणा? पक्का? ठीक है। अच्छा, नीचे अब क्या कहता है? पेनल्टी फॉर वायलेटिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AB। क्या कहता है? इफ एनी पर्सन फेल्स टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड और फेल्स टू सबमिट ऑडिट रिपोर्ट in time, penalties may be imposed under section 271B equal to 0.5% of total turnover or gross receipt subject to maximum of rupees 1,50,000। कहने का मतलब आपको ऑडिट करवाना था, आपको ऑडिट करवाना था, परंतु आपने नहीं करवाया, तो आपकी टर्नओवर है उसका आधा % पेनल्टी लगेगी, उतना आपको पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। समझ गए? और आप सपोज करो आपकी 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ टर्नओवर है, तो 20 करोड़ का आधा % कितना हो गया? 20 करोड़ का 1% कितना हो गया? और 2 लाख का 20 लाख रुपए हो गया ना? 20 लाख कितना? 1%, और 10 लाख रुपए बनता है, और मैक्सिमम कितना लगेगा? 1.5 लाख। तो मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लगेगी? 1.5 लाख। ठीक है? टर्नओवर का आधा % और मैक्सिमम कहाँ तक? 1.5 लाख रुपए। फायदा है हाँ, लेट करने में फायदा, सही कह रहा तो अजब माया है तुम्हारी। अरे लेट नहीं करना, अगर मालिक के 1.5 लाख रुपए लग गए ना भाई साहब, तेरे सीना चीर के 3 लाख रुपए निकालेगा। समझ गए? और ये आपको क्या करना है? देखो, ये किससे ऑडिट करवाना पड़ेगा आपको? सीए से ऑडिट करवाना पड़ेगा। और जब आपकी ड्यू डेट होगी, किसकी ड्यू डेट? किसकी? जो आपकी ड्यू डेट होगी आईटीआर फाइल करने की, उससे 1 महीना पहले, 1 महीने पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। मतलब 31 अक्टूबर ड्यू डेट है, तो 30 सितंबर आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। पहले ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर लो, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास टाइम होता है 1 महीने। ठीक है? 31 अक्टूबर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए, तो 1 महीना पहले आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी। हाँ, ऑडिट वालों के लिए, जिनका ऑडिट के लिए 31 जुलाई। ठीक है? क्लियर? समझ में आया इतना पोर्शन? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ यार, कोई दिक्कत है राणा? कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बताना पड़ेगा भाई, मेरी टर्नओवर ये है, मैं ऑडिट में नहीं हूँ, आपको फॉर्म अलग भरना पड़ेगा उसके लिए, अलग अलग फॉर्म है सबके लिए, है? तो वो 31 जुलाई को अपनी आईटीआर फाइल करेगा जिसका ऑडिट नहीं है, कि भाई मेरा ऑडिट नहीं है। जिसका ऑडिट नहीं है वो जल्दी फाइल करेगा ना। तो तेरे को कितनी टाइम चाहिए भाई? मार्च के लिए जुलाई दे तो दिया, अक्टूबर तो उसके लिए कि चलो उसने ऑडिट करवाना है, ये करना है, वो करना है, दुनिया भर के काम। हाँ, ठीक है? समझ गए? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब अगला है स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और ऑन प्रेजेंटेड बेसिस, सेक्शन 44 एडी। इसमें 3 सेक्शन है, एडी, एडीए, एई। ठीक है? तो एक एक करके पहले एडी क्या कहता है? इफ एनी एसएससी हैज टर्नओवर ऑफ हिज बिजनेस अप टू 200 lakh, such SSC is allowed to compute income on percentage basis and
Income under the head business approach shall be presumed to be 8% of the turnover and no further deduction is allowed under section 32, 38. ठीक है, क्या कहता है? Such option is allowed only to individual HUF firm who are resident but not to LLP or company. Section 44 AD is applicable only to business and not to specified profession, and also it is not applicable for the person having earning as commission or brokerage. Such assessee shall be required to pay advance tax to the extent of 100% of the tax liability on or before 50th March of the relevant previous year. Otherwise, interest shall be charged at the rate 1% for the 1 month on the amount of default. Brought forward or business loss is allowed to be adjusted from such income, but brought forward depreciation is not allowed to be adjusted from such income. The assessee shall be exempt from maintaining books of accounts. ठीक है, अच्छा पहले यहां तक पढ़ते हैं और इसको एक बार और समझते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा जो अमाउंट है वो चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो रखा है। अभी इसमें कितना है? 200 लाख है, तो इसको 300 लाख भी है, पर कंडीशन थोड़ी सी इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले इतना पढ़ते हैं, उसके बाद 300 लाख वाला पढ़ते हैं। ओके, कहता है जी देखो, अगर आप क्या करोगे? आप प्रेजेंटिव बेसिस पे आईटीआर भर लो। प्रेजेंटिव मतलब हम बता रहे हैं आपको कि आपकी टर्नओवर कितनी है, 200 लाख तक है, मतलब 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक है। आप एक काम करो, आप ऑडिट कुछ मत कराओ, आप इसका हमें 8% प्रॉफिट मान लो। कितना मान लो? 8% प्रॉफिट मान लो। कितना मान लो? 8% प्रॉफिट मान लो। 8% प्रॉफिट मान लिया तुमने? हाँ जी, मान लिया 8%। तो अब एक काम करो, अब आप क्या करो, सीधे आईटीआर फाइल कर लो। जितनी आपकी टर्नओवर है, सपोज 1 करोड़ है। कितनी है? 1 करोड़ है। तो आप जो 8 लाख रुपए इनकम मानो, 8 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दे दो। इसके बाद कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई मैंने रेंट दिया है वो माइनस कर दो, ये दिया वो दिया, कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट आपको 8% मानना है, तो वो कितना हो गया? 8 लाख हो गया। और ये किसके लिए है? खाली इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए और फर्म के लिए, एलएलपी के लिए नहीं है। समझ गए? कंपनी के लिए नहीं है। इतना क्लियर हो गया कि आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ तक है, तो आपके वो ऑप्शन है कि आप एक काम करो, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, ऑडिट कुछ नहीं कराना तुमने। तुम एक काम करो, सीधा 8% जो है इनकम दिखा दो। 8% इनकम दिखा दी, 8% के ऊपर टैक्स पे कर दो, बात खत्म। ठीक है, पहले 2 पॉइंट तो ये लिखे हैं जो हमने कवर कर दिए। अगला पॉइंट ये लिखा है, देखो भाई साहब, ये जो है, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन थे ऊपर, ये क्या थे? स्पेसिफाइड प्रोफेशन थे, उनके लिए ये वाला सेक्शन नहीं है। उनके लिए इसके बाद जो आएगा 44 एडीए वो वाला है। ठीक है, उसके इनके लिए ये वाला नहीं है। यही लिखा है कि स्पेसिफाइड जो प्रोफेशन थे उनके लिए ये वाला नहीं है कि आप टर्नओवर का 8% दिखा दो। क्लियर हो गया? अगला वो कह रहा है, देखो अगर आपकी इनकम कमीशन से है, ब्रोकरेज कमीशन आपको कहीं से मिल रहा है, तो भी आपके लिए ये सेक्शन नहीं है। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, बात खत्म। समझ गए? क्लियर हो रहा है मामला? समझ में आ रही है? पक्का आ रहा है? ठीक है, अगला क्या था? एडवांस टैक्स की बात हो रही थी। अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे भर रहे हो, तो हमने क्या क्या बताए थे? पहले 15 भरना पड़ता था, 45 भरना पड़ता था, 75 भरना पड़ता था, फिर 100% भरना पड़ता था, याद है? तो वो कह रहे थे देखो, आप 15 मार्च को ही 100% भर देना, पहले वाले छोड़ दो आप। अगर पहले वाले आपने कुछ नहीं भी भरे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, पर आपको वो वाला तो भरना ही पड़ेगा। कौन सा वाला? 15 मार्च वाली जो इंस्टॉलमेंट है, उसी में आप 100% मान लो। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक समझ आ गया तुम्हारे? वेरी गुड। वो कहता है कि पीछे से जो आपको बिजनेस का लॉस आ रहा था वो चलेगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, पर जो डेप्रिसिएशन का लॉस है वो इस इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। इसमें डेप्रिसिएशन का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हमने कहा आप 8% प्रॉफिट दिखा दो, बात खत्म हो गई। उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह कोई खर्चा नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? और एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट मेंटेन नहीं करना है, उससे उसको क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन
मिल जाएगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। If SSC has opted for presumptive income under section 44AD and in the subsequent 5 years he has rejected presumptive income, in that case he will not be allowed to opt for presumptive income for next 5 years. If SSC has rejected the presumptive income, he will be required to maintain any books of accounts. Also audit is required. जब audit is required है तो any books of account से काम नहीं चलेगा, वहां पे करना पड़ेगा prescribed books of account। ठीक है, तो यहाँ पर जो any books of account है उसे आप इग्नोर कर दो, आपको क्या करना पड़ेगा, prescribed books of account से यहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो ऑडिट करनी है तो प्रॉपर ही बुक ऑफ अकाउंट चाहिए होंगे। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं आया? वो ये कह रहा है जी देखो, आप प्रिजम्पटिव इनकम भर सकते थे, इसमें आप आईटीआर भर सकते थे इस सेक्शन में जाके, पर आपने क्या किया, एक साल भरी, अगले साल रिजेक्ट कर दी। आप कह रहे हो जी मैं 8% दिखाऊंगा ही नहीं, मेरा प्रॉफिट ही 2% है, तो मैं 8% क्यों दिखाऊं? वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपका 2% प्रॉफिट है ना, आप इससे बाहर जाना चाहते हो, हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस केस में अगर आप इससे बाहर जाते हो तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सीएस जाकर ऑडिट करवा के आओ। हमें नहीं पता, हमें नहीं भरोसा तुम पे भाई, तुम झूठ बोल दो, इतनी टर्नओवर है और तुम्हारा वही है ही नहीं। समझ गए भाई, तुम्हारी टर्नओवर है 2 करोड़, तुम कह रहे हो मेरा 2% प्रॉफिट है, नहीं चलेगा भाई, ऑडिट करवा के लाओ। क्लियर हो गया? तो अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो फिर उसे ऑडिट करवाना पड़ेगा, और तुमने रिजेक्ट कर दिया तो ये नहीं कि इस साल ये उस साल वो, इस साल ये इस साल, एक साल वो खेल रहे हो, नहीं, अगले 5 साल तक तुम्हें फिर वही करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन कह रही है। अब जो हमने कहा था कि थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, हमने 8% वाले को 6% करना है, 200 को 300 करना है। ठीक है, वो वाली लाइन पढ़ते हैं थोड़ा सा। रेट ऑफ 6% shall be applied instead of 8% if amount of total turnover or gross receipt which is received by an account payee check or account payee bank draft or use of electronic clearing system through बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी वगैरह, ठीक है, भीम ऐप वगैरह से, आधार पे वगैरह से आ रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सब्सिक्वेंट दिस ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब अगर आप क्या कर रहे हो कि आपकी जो है सारी की सारी रिसिप्ट, सपोज आपने जो है, हमने कहा 2 करोड़ है, आपने कहा जी 180 तो मेरी बैंक से है, 20 लाख रुपए मेरी कैश से है। ठीक है, तो आप एक करो 20 वाले पे तो 8% दे दो और 180 में 6% दे दो। समझ में आ गया? बैंक वाला जो है उससे 6% दे दो, कैश वाले पे 8% दे दो। ये कह रहा है जी, ये कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% वाला, ठीक है, of the total 5% of the total turnover or gross receipt of such previous year, this sub clause shall have effect as if for the words 2 crore rupees the word 3 crore rupees have been substituted। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है जी, देखो अगर वही 5% वाली बात है, अगर आपकी टोटल रिसिप्ट जो है, टोटल जितनी भी आपकी रिसिप्ट हैं वो कैश में जो है 5% से ज्यादा नहीं है, जो कैश में आपने रिसिप्ट की है वो जो है टोटल रिसिप्ट के 5% से ज्यादा नहीं है, 5% तक है, तो आपको जो है 2 करोड़ वाली जो लिमिट है वो आपके लिए 3 करोड़ कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है? 3 करोड़ कर दी जाती है। तो समझ गए? ओके, 3 करोड़ कर देंगे और 3 करोड़ पे कितना परसेंट टैक्स लगेगा फिर? मतलब अगर आपकी जो बैंक वाली है उन पे 6%, जो कैश वाली उन पे 8%। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है प्रिजम्पटिव की पूरी कहानी। समझ गए? अब ऊपर जो लाइन मैंने छुड़वाई थी आपसे कि अगर उसने प्रिजम्पटिव इनकम को रिजेक्ट कर दिया तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है, जो हमारा अब यहाँ से पॉइंट आपको बढ़िया से क्लियर हो गया हो। समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिवीजन कर रहे हैं इसका, दोबारा बता देता हूं। वो कह रहे हैं जी आपका बिजनेस है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं, कमीशन ब्रोकरेज नहीं। क्लियर हो गया? बिजनेस है, आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है, आप इसका 8% दिखा दो प्रॉफिट, हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई बुक्स नहीं मेंटेन करनी, कोई ऑडिट नहीं करवाना। ठीक है जी, हम कह रहे हैं जी
पूरा का पूरा 2 करोड़ हमने तो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन किया, सारा हमारा बैंक में आया, सारा अकाउंट पे ही चेक लिया हमने, नेट बैंकिंग से आया हमारे पास सारा, एनईएफटी किया सामने वाले ने, 1 रुपए कैश नहीं है। आप एक काम करो जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने, 6% दे दो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जी हमारी टर्नओवर तो है सपोज 2.5 करोड़, 2.5 CR, और कैश में हमने खाली इसमें से खाली 2 लाख रुपए हमारा कैश आया था, तो 5% से कम ही है कि नहीं है? 5% से कम है। तो एक काम करते हैं जी, कोई बात नहीं, अब आपका 2.5 चला गया तब भी चलेगा, अगर 5% से कम है तो ये लिमिट हम आपके लिए 3 करोड़ की कर देते हैं। जो 2 करोड़ की लिमिट थी वो कितने की कर देते हैं? 3 करोड़ की। अगर आपकी टोटल रिसिप्ट जो है वो 5% से कम है कैश में। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप कैश में काम ना करो, आप जो है बैंक के थ्रू काम करो, जिसमें मजा है, ठीक है, जिसमें देश का भला होगा, तुम्हारा भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? इसमें आपको अकाउंट पे ही चेक, अब बैंक ड्राफ्ट और ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। ओके, इतना समझ आया कि नहीं आया पहले ये बताओ? हाँ राणा, समझ आया पक्का? इधर आ। इधर आओ, शक्ल दिखाओ अपनी। और फिर ये आकाश है, ये कौन है? आकाश है। इसने अपना बिजनेस खोला है नया नया। क्या खोला है? बिजनेस खोला है। इसकी टर्नओवर होगी 2.5 करोड़, इसकी टर्नओवर होगी 2.5 करोड़। तुम हो सीए दीप राज राणा, कौन हो तुम? अब ये तुम्हारे पास आया, तुम क्या बोलोगे इसको कि ऑडिट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी? तुम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। इसकी टर्नओवर 2.5 करोड़ है। अब इसको क्या क्या पूछोगे तुम? टर्नओवर 2.5 करोड़, हाँ, बिजनेस है इसका, जूते चप्पल बेचता है ये। और फिर जो पढ़ाया हुआ जवाब दे देता, उन्हीं जूते चप्पल का हम मारते रहे उसको। पता? 8% 8% चेक करेगी। अरे यार, खत्म है लिस्टेड। रील्स, अगर रील्स अगर भाई साहब इंस्टाग्राम पे कोई रील होती तो एक एक शब्द याद रहता तुझे। हाँ भाई आकाश बताओ चलो। हाँ, कितनी रिसिप्ट आई है ना, कैश में कितना आया है तुम्हारा? हाँ। हम्म, आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टिव में चल सकते हैं। आपको जो बैंक के थ्रू आपकी रिसिप्ट आई उनमें 6% और बाकी कैश वाले का 8% आपको इनकम दिखानी पड़ेगी। कोई ऑडिट नहीं कराना, बात करना, वो खुश है। फिर वो अगर बोलता है कि नहीं जी मेरी तो इनकम ही, नेट प्रॉफिट ही मेरा 1.5% है, 2% है, फिर आप क्या बोलोगे उसको कि भाई अब तो फिर आपको बुक्स बनाने पड़ेंगे, ऑडिट करवाना पड़ेगा, वरना कोई चारा नहीं है। समझ में आ गया? इतना बहुत है, एक दिन के लिए इतना बहुत है, है? चलो ठीक है फिर।